जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक हुआ था। जहांगीर के जन्म वहीं जो अकबर ने जो नया नगर बसाया था, जिसको छोड़ देना पड़ा था बाद में। क्यों छोड़ देना पड़ा था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। क्यों छोड़ दिया था फतेहपुर सीकरी को, इतना पैसा खर्चा करके बनवाया अकबर ने। अकबरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पर बेस्ड था, जिसमें संकर वास्तुकला कह सकते हो, अलग अलग धर्मों की वास्तुकला को इकट्ठे मिक्स करके अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को। बहुत पैसा खर्चा किया था। इतना पैसा खर्चा करने के बाद अकबर ने फिर कहा, भाई अब लौट चले आगरा। ऐसा क्या हो गया था? सर वहाँ पे समस्या थी, जैसे पानी की कमी, सूखा पड़ने लग गया था। पेयजल, बहुत अच्छा नीरू ने बताया। यही उत्तर है, पेयजल का संकट था, पानी नहीं था। सूखा पड़ा रहता था, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। कितना भी अच्छा आप नगर बना लो, कितना पैसा खर्चा कर लो, लेकिन, है ना, रहीम दास जी ने फिर अपना जो वो दोहा लिखा था, वहीं फतेहपुर सीकरी में बैठ करके लिखा था। जब अकबर ने कहा कि रहीम दास चलो अब यहां से, कहे काहे, कहे पानी नहीं है। यस सर। तो रहीम दास ने अपना दोहा लिखा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिना पानी के कोई काम नहीं होगा, चाहे मनुष्य हो, चाहे मोती में सीप का, मोती जो होता है सीप में, उसमें स्वाति नक्षत्र का पानी जाता है, तभी उसमें मोती बनता है ना। चूने में से एक बार पानी चला गया तो वो भी खत्म हो जाएगा। बिना पानी के कुछ नहीं होगा, जिंदगी नहीं चलेगी। जल बहुत जरूरी, खाना से ज्यादा पानी जरूरी है। और उसको ध्यान नहीं रख पाए थे सम्राट अकबर कि वहां पानी है कि नहीं है। नगर बसा दिए थे। इसलिए खर्चा करने से पहले, है ना, जियोग्राफी पढ़ना जरूरी है। भूगोल अकबर ने नहीं पढ़ा था, एक बार पढ़ लेते। हम भी रहे होंगे कहीं, हमसे कम इन्होंने कभी कांटेक्ट ही नहीं किया अकबर ने, है ना। नहीं दिन को हम बता देते भाई, लेकिन क्या बताएं, अपने मन से ये बनवा डाले। अब देखो दिक्कत हो गई, है ना नीरू, क्या कहना चाहती हूँ? जी सर। हाँ, तो जियोग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है। तब आप एक प्रॉपर सेटलमेंट कर पाओगे। इसीलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूरा ह्यूमन सेटलमेंट एक यूनिट है, बड़ा सा, कि कैसे नगर नियोजित करें, कैसे बसाएं। और आईएएस बनने के बाद भी ये वाला समझना पड़ता है। ट्रेनिंग होती 2 साल आपकी बढ़िया, तो उसी में सब कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है आपको, फिर से पढ़ने पाओगे। इतना जरूरी है ये ह्यूमन सेटलमेंट। नहीं पढ़े थे अकबर, पैसा खर्चा कर दिए, गड़बड़ हो गई। तब तो ये भी इतना सुविधा नहीं था, बढ़िया समरसेबल लगवा लो, ये वाला सिस्टम तो था नहीं तब भाई। नदी के पानी में जिंदगी कटती थी, और पानी वहां पहुंच ही नहीं पाता था। दिक्कत हो गई भाई। बारिश उतनी हो नहीं रही वहां, उतनी अच्छी बारिश नहीं होती, रेनफॉल। तो इनका जन्म जो हुआ था 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। जब ये छोटे थे तो अकबर इनको बहुत प्यार करते थे। अकबर ने इनके लिए संगमरमर का घर बनवाया था। पूरा संगमरमर का, प्योर नहीं था। संगमरमर का प्रयोग किया था लाल बलुआ पत्थर में, क्योंकि ये बेटा थे तो इनके लिए कुछ खास था, है ना, बनवाया था। इनका जन्म जोधाबाई से हुआ था, जिनको आप लोग कहते हो जोधाबाई, हीर कुमारी, राजा भरमाल की पुत्री, जिनका नाम अकबर ने रख दिया था मरियम उज जमानी बेगम। और इनका जो पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, क्योंकि ये ख्वाजा, सूफी संत ख्वाजा सलीम चिश्ती, उनका भी मकबरा वहां पर अकबर ने बनवाया हुआ है। फतेहपुर सीकरी में जाओगे तो ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह भी देखने को पाओगे। उन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, तो इस कारण से इनको सलीम इनका नाम पड़ा था।
उन्हें छोटी उम्र से ही उत्तराधिकार के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अकबर ने शुरू से ही डिसाइड कर रखा था कि यही मेरा गद्दी संभालेगा, लेकिन बाद में अकबर ने इसकी हरकतें देखी तो कह दिया कि नहीं, तुम राजा नहीं बनोगे, तुमको तो मैं राजा बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, अकबर ने कह दिया था। इस कारण से इन दोनों के बीच विद्रोह हुआ। विद्रोह का कारण ये नहीं था, विद्रोह का कारण था लड़की, है ना। दोनों बाप बेटा एक ही लड़की के चक्कर में फंसे हुए थे। कौन थी वो कन्या? बताइए। अनार 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 अनारकली डिस्को चली, है ना, अनारकली थी। अब अनारकली किसके लिए डिस्को जाए, वो कन्फ्यूजा गई थी एकदम से भाई, कि अकबर के लिए नाचे कि जहांगीर के लिए नाचे। बाप बेटा दोनों उसके पीछे पड़े हुए थे, कंपटीशन हो गई थी। हालांकि ये इनको केयर टेकिंग के लिए रखा गया था, क्योंकि अकबर और अनारकली से, यानी अनारकली का असली नाम था शरीफुन्निसा, जिल्लो बाई की बेटी, लाहौर से थी। तो अकबर और अनारकली से दानियाल नाम का लड़का था जो जहांगीर से बड़ा था, अकबर का बेटा दानियाल। लेकिन दानियाल का को राजा नहीं बनाया जहां, क्योंकि वो एक, कह लो, नाचने वाली से पैदा हुआ था लड़का। अकबर ने उसको लाइसेंस नहीं दिया था बेटा होने का, जो लाइसेंस होता है कि मेरा बेटा है उत्तराधिकारी, क्योंकि उसको उत्तराधिकारी बनाते तो दानियाल का नाम हिस्ट्री में आ जाता ज्यादा, है ना। और तब फिर लोग पूछते कि ये जो दानियाल हैं, इनकी मम्मी कौन है। जैसे अभी जहांगीर का नाम लिए तो मरियम उज जमानी नाम आया, जयपुर के राजा की बेटी। तो अकबर यही चाहता था कि ये वाली हिस्ट्री किसी को ना पढ़ाई जाए, ना बताई जाए। और अकबर ने यह भी कहा था कि अनारकली के बारे में और मेरे और अनारकली के बारे में, या जहांगीर अनारकली के बारे में अगर किसी ने लिखा तो उसका सर काट दूंगा। तो ना अबुल फजल ने कहीं लिखा, ना फैजी ने कहीं लिखा, ना रहीम ने कहीं नाम लिया, सब चुप थे। लेकिन अकबर के मर जाने के बाद जहांगीर ने खुद ही लिख डाला, जहांगीर ने खुद लिख डाला अपनी प्रेम कहानी। जहांगीर ने एक किताब लिखा, अपनी आत्मकथा लिखा, ठीक है, जहांगीर नामा, तुझके जहांगीरी, उसमें पूरा लिख डाला उसने अपनी प्रेम कहानी। वही फंस गया मामला। और अन्य इतिहासकारों ने भी लिख डाला, सब जान गए अब की बात क्या थी, है ना। म्यूट कर लो जिसका अनम्यूट है, म्यूट कर लो। ठीक है। तो भाई, गद्दी पर फिलहाल तो इनको बैठाया गया है। बैठाना जाने की बात अकबर ने किया था कि हम इनको ही बैठाएंगे आगे, अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। बाद में मना कर देते तो विद्रोह होता है। आगे देखते हैं, वो तो बात की बात है, आगे पढ़ेंगे। अब गद्दी पर ये बैठते कैसे हैं? अकबर, क्योंकि ये बहुत पीता था, दारू, अफीम, बहुत ज्यादा। मतलब एक होता है पीने वाला आदमी, एक होता है मतलब ये दारू में ही रहता था, शराब में ये, कह लो कि अपना हाथ पैर धोता था। इतना बड़ा वाला बेवड़ा था जहांगीर। और ये नहीं एक ही नशा करता हो, विदेश से जो आते थे फॉरेन ट्रेवलर, इसके लिए, बाकी लोगों के लिए जब जाते थे तो अच्छा अच्छा घड़ी लेके जाते थे, कुछ और गिफ्ट लेके जाते थे। इसके लिए लेके जाते थे तो जानते थे कि इसको क्या पसंद है, तो दारू की बोतल और सिगरेट एक डिब्बा विदेशी लेके जाते थे इसके लिए। ये इतना बड़ा, इतना बड़ा, तब ये खुश होता था। अगर इसको कोई दारू दे दे तो इससे कोई काम करा लो, कोई अगर विदेशी शराब इसको गिफ्ट कर दे, जैसे विलियम हॉकिंस आया था, दारू लेकर के आया था इसकी, है ना, तो वो खुश हो जाता था। नशेड़ी लोगों का ये है, उनको अगर कोई नशा का सामान दे दो तो सबसे तुम अजीज उनके तुम ही हो जाओगे। ये एप्लीकेबल था जहांगीर के लिए।
तो क्योंकि अनारकली वाला मामला था ही कि अनारकली के जब दिल आ गया, अनारकली के ऊपर जब जिसका दिल आ गया था, तो अकबर ने उसे गायब कर दिया और कह दिया कि मैंने उसको दीवार में चुनवा दिया है, एक नकली दीवार भी बनवा दिया। बाद में जब इसको पता चला तो इसने दीवार तोड़वा के देखा, उसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं थी। बाद में पता किया तो इसको पता चला कि उनको लाहौर भेज दिया गया है। फिर लाहौर मिलने जाता था, लेकिन जब तक अकबर जिंदा थे ये जान नहीं पाया। और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था इसने। गाना वाना गाता था नारकली, ये रोता था चारा जहांगीर। तो उसके लिए कंपटीशन थी। दूसरा, क्योंकि ये इसकी आदत खराब थी, इस कारण से भी इसको गद्दी पर नहीं बैठाना चाहता था अकबर, क्योंकि अकबर को हर जगह गालियां देता रहता था कि अकबर बेकार आदमी है। अपने पापा को ही ये उल्टा सीधा कहता रहता था। नक्षत्र होता है, कुछ लोगों को बाप बेटे को नहीं पड़ती। कुंडली में 8वें खाना होता है ना पापा वाला, उसमें कोई शनिचर टाइप का ग्रह बैठ जाए तो पिता से नहीं पटती है। वही हाल इसका था जहांगीर का, कुंडली के कारण इसका बवाल था। तो अकबर ने कहा कि हम जहांगीर को नहीं, जहांगीर का बेटा था खुसरू मिर्जा, कहा कि हम खुसरू मिर्जा को गद्दी पर बैठाएंगे, वो मेरा। और अकबर के साथ ही खुसरू मिर्जा रहता था अपने दादा के साथ, और अकबर ने उसको शिक्षा दिया था। खुसरू मिर्जा बहुत अच्छा था, पढ़ा लिखा भी था। उन्होंने कहा ये हमारा राज्य संभालेगा, ये बेवड़ा नहीं संभालेगा, ये तो बर्बाद कर देगा पूरा मुगल साम्राज्य, इसको नहीं दूंगा मैं, चाहे पतन हो जाए मुगल सम्राट साम्राज्य की, लेकिन इसको नहीं दूंगा मैं, नाम खराब कर देगा मेरा ये। तो अकबर ने ये तो कर दिया, लेकिन अब उसमें दो टीम बन गई। एक टीम थी जो अकबर की टीम थी, वो समर्थन देती थी खुसरू मिर्जा को, नाती को। दूसरी टीम थी जिनको बैठा करके साथ में जहांगीर दारू पिलाता था, मंत्रिमंडल, तो वो लोग जहांगीर के साथ थे। तो अब इसमें ये हो गया कि चैलेंज कर दिया जहांगीर ने खुसरू मिर्जा को कि ऐसा है, लड़ लो, लड़ लो, जो जीतेगा वो गद्दी पर बैठेगा। अब हाथी का, और इस लड़ाई को अकबर ने भी कहा कि ठीक है भाई, ठीक। तो अकबर उस समय बीमार चल रहा था, ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, तो इसीलिए उत्तराधिकारी की बोली लगी हुई थी। खुसरू मिर्जा और जहांगीर के हाथी और इनके सपोर्टर्स सब लोग आपस में लड़ गए, खूब पटकी पटका हुई। और इसमें खुसरू मिर्जा को जहांगीर ने पटक पटक के मारा, आंख फोड़ करके कारागार में डाल दिया। खुसरू मिर्जा की मम्मी जहर खा के मर जाती हैं ये हाल देख करके कि बताओ, फैमिली में ही इतना बवाल हो रहा है, मेरे बच्चे की आंख फोड़ दिया, उसके मरने से पहले मैं ही मर जाऊं, और आगे जाने क्या क्या होगा। और इसके बाद जहांगीर एक तरह से जबरन कह लो, अकबर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो अपना खुद ही गद्दी पर बैठ गए। अकबर ने 1605, 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 को अपनी मृत्यु तक, मरने तक अपने शासन किया। और लास्ट में इसके एक और बेटा जो कि हमेशा इसके सपोर्ट में रहता था, है ना, खुर्रम। यानी खुर्रम कौन थे? शाहजहां। खुर्रम बाद में जहां के नाम से गद्दी पर बैठते हैं, शाहजहां, उनका शुरुआत का नाम था खुर्रम। लास्ट में ये भी विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि नूरजहां नहीं चाहती थी कि ये गद्दी पे बैठे, नूरजहां अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। इसलिए दूसरे बेटे खुर्रम ने भी बाद में विद्रोह किया और अपने ससुर जी, है ना, की मदद से शाहजहां और मंत्रियों की मदद से शाहजहां गद्दी पर बैठने में सफल रहे। आगे देखते हैं। जहांगीर ने शासन के लिए दु अस्पा और सी अस्पा प्रणाली लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दु अस्पा और सी अस्पा प्रणाली किसने लॉन्च किया था। दो अस्पा मतलब था कि जो भी
मनसबदार होंगे, वो अपने जितने सैनिक हैं, है ना, उस सवार रैंक के अनुसार उतने घोड़े भी रखेंगे। मतलब 2 घोड़ा उनको रखना पड़ेगा। जितने सैनिक उनके अधीन हैं, प्रति सैनिक 2 घोड़े रखना पड़ेगा। और सी अस्पा वही सवार रैंक की तुलना में 3 घोड़े रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसे ही कहते हैं घोड़े रखने वाला जो पॉलिसी बनाया था सेना को मजबूत करने के लिए। एक तरह से 2 अस्पा और सी अस्पा उसे ही कहा जाता है। आगे देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज लोग भारत में यात्रा करना शुरू कर दिए थे। अब ये क्वेश्चंस, ये वाले टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन आया इनके शासनकाल में? सबसे पहले तो जॉन मिलिंडन हॉल। कौन है, ग्रुप पे क्या लिख रहा है? जॉन मिलिंडन हॉल, नाम लिख लो भाई। जॉन मिलिंडन हॉल। जॉन मिलिंडन हॉल नाम याद लो। अंग्रेज, ये जमीन के रास्ते भारत आया था। और पहला व्यक्ति, पहला अंग्रेज है, राजदूत है, जो आया है जमीन के रास्ते। जमीन के रास्ते भारत आया था। तब नए नए जहांगीर गद्दी पर बैठे हुए थे, तुरंत तुरंत गद्दी पर बैठे हुए थे। जॉन मिलिंडन हॉल इसके पहले भी भारत आया था। अकबर के जमाने में भारत आया, और ये स्वयंभू था। इसका मतलब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्टिफाई नहीं किया था, बस ये मुंह उठाकर चलाया था, झूठ बोला था कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हूं। इसको लगा कि अकबर इसको बहुत तूल देगा, गद्दी पर बैठा देगा। 1599 में, इसके लिए मैं अलग खोल लेता हूं, वहां पर नोट कर रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग उस पॉइंट को नोट कर सको, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है, अलग से बता रहा हूं। तो इसलिए भाई आप लोग ये वाली बातें नोट कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जहांगीर के समय जो विदेशी यात्री थे उनके संबंध में। पहला, जॉन मिलिंडन हॉल, मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ये स्वयंभू राजदूत था, मतलब इसको किसी ने भेजा नहीं था, अपने मन से ही बन गया था, है ना। जो स्थल मार्ग से भारत आया था, स्थल मार्ग से भारत आया था। अब एक तरह से देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये सब सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। इसने अपनी यात्रा 1599 में, ये वही समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था। उसके पहले जॉन कंपनी के नाम से जानी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो अंग्रेज भी भारत आना शुरू हो गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई यहीं से। इसीलिए कहते हैं पहले एंशियंट पढ़ो, फिर मेडिवल पढ़ो, फिर मॉडर्न पढ़ो, फिर पॉलिटी पढ़ो, तब बेहतर समझ में आएगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है मामला। फिर कला एवं संस्कृति पढ़ो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर लास्ट में पढ़ना चाहिए।
तो 1599 में ये कुस्तुनतुनिया, कहाँ है ये जगह? कुस्तुनतुनिया, टर्की। वियतनाम में। हाँ, टर्की, इस्तांबुल, है ना, यानी कह लो इस्तांबुल, तुर्की से, टर्की से, है ना, यात्रा प्रारंभ करता है। ये अपनी यात्रा वहां से प्रारंभ करता है। और अलेप्पी, बगदाद, है ना, होता हुआ कांधार, है ना, यानी अफगानिस्तान होता हुआ फिर पाकिस्तान, फिर उस रास्ते से आया। इसको जब ये पहुंचा हरियाणा, तो हरियाणा वालों ने इसको लूट लिया अच्छे से। किसी तरह से अपनी जान मान बचाया। वहां से इसने बताया कि हम अकबर के लिए आए, तो डर वर करके लोगों ने पूछा, है ना, लाहौर होते हुए आया था ये, कहने का मतलब। फिर जब अकबर के पास पहुंचा तो 1601 में अकबर से कहा कि हम फरमान वरमान लेके आए हैं। अकबर ने कहा भाग जाओ यहां से, उसको भगा दिया अकबर ने, क्योंकि अकबर विदेशियों से नफरत करता था। उसका कारण ये था कि पुर्तगाली इस समय ऑलरेडी भारत में थे, और पुर्तगालियों ने इधर अरब सागर को सीज कर रखा था। अरब सागर को सीज कर रखा था। यहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी चला रखा था। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये क्या है? पुर्तगालियों की नीति थी समुद्र पर नियंत्रण करने की। पिटोरिया, नाम याद रखना, पिटोरिया एवं कार्टरेट। पिटोरिया था कि अरब सागर से अगर किसी को जाना है तो पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कार्टेट था चुंगी कर, कस्टम ड्यूटी, कि भारत के किसी भी बंदरगाह पर, यानी कोई व्यक्ति अगर भारत उतरना चाहता है तो पुर्तगालियों को पैसा देना पड़ेगा, और पुर्तगाली अगर परमिशन देंगे, परमिट देंगे, तब तो भारत उतर सकते हो, नहीं तो नहीं। इससे पुर्तगाली लोग सोचे थे कि दूसरे यूरोपियों को भारत आने से रोक दूंगा, जिससे कि भारत को मैं अकेले व्यापार करूंगा, दूसरा कोई यूरोपी, यानी ब्रिटेन वाला, फ्रांस वाला, डच वाला, स्पेन वाला भारत ना आ सके। इसलिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लगा रखा था। तो अकबर के दरबार के कुछ लोग हज जा रहे थे पानी के रास्ते, गुजरात के गुजरात के बंदरगाह से हज जा रहे थे। तो उनको इन लोगों ने पकड़ लिया था और उनसे कहा कि तुम्हारे पास वो कहाँ है, परमिट दिखाओ, और मारा पीटा था। अकबर क्रोधित होकर के आक्रमण कर देता है गुजरात पर। पुर्तगालियों का जो भी फैक्ट्री वगैरह था सब में आग लगा देता है, और पुर्तगालियों को वहां से अकबर खदेड़ देता है, जीत जाता है गुजरात में, पुर्तगालियों को मार के भगा देता है मतलब। तो इस तरह से अकबर ने अपना दबदबा कायम किया था। तो वो जानता था कि ये अंग्रेज लोग बड़े दुष्ट होते हैं, इनको हम कोई परमिशन नहीं देंगे। तो इसलिए जॉन मिलिंडर हाल को भगा दिया था अकबर ने, कहा भाग जाओ यहां से। तो ये दोबारा से जब ये गद्दी पर बैठे 1605 में, है ना, तो ये फिर से आया। यानी जहांगीर के समय सबसे पहला कौन आया? यही आया, जॉन मिलिंडन हाल आया, और इसने बताया कि मैं विदेशी हूं, ये हूं, वो हूं। और जबकि इसको किसी ने नहीं भेजा था, ये अपने मन से ही बना हुआ था, जो कुछ भी बना हुआ था। जहांगीर के पास पैसा रुपया कमी तो था नहीं। जहांगीर ने कहा ऐसा है, तुम यहाँ रुक जाओ, रहो, जितना दिन रहने का मन हो रहो, घूमो। जहांगीर से इसने कहा कि हमको भारत से बहुत प्रेम, बहुत अच्छा लगता है, सम्राट मुझे रहने के लिए यहीं दे दो, हम ब्रिटेन वापस नहीं जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है रहो। तो 1614 तक ये आगरा में रहा। 1614 में जॉन लिंडन हॉल की मृत्यु हो गई और इसको यहीं पर दफना दिया गया। आगरा में ही ये दफन है। तो ये पहला अंग्रेज है जिसकी भारत में मृत्यु हुई है, और भारत में ही इसको दफनाया गया।
जॉन लिंडनहाल, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आगरा कभी जाओगे, दीवाने खास के बगल में आपको इसकी समाधि स्थल देखने को मिलेगा। वहां लिखा हुआ है कि अंग्रेज यात्री जॉन लिंडनहाल सम्राट जहांगीर के समय में आया और यहीं पर रहने लगा, भारत से उसको लगाव हो गया, फिर उसके बाद वो यहाँ मृत्यु के बाद सम्राट जहांगीर ने उसका समाधि बनवाया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ना यहाँ से बन जाता है, या दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, क्योंकि 2 बार भारत की यात्रा इसमें किया था, और स्थल मार्ग से आने वाला पहला राजदूत है ना इनके समय में यही था। नोट कर लिए इतना। दूसरा बताऊं, कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य केवल जिंदगी काटना था जॉन लिंडन हॉल का। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हमको कोई परमिशन वगैरह मिल जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका कोई संबंध ही नहीं था। दूसरा, विलियम हॉकिंस, अक्सर पेपर में ये पूछे जाते हैं, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस अंग्रेजी राजदूत था, ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था। 1608 में हेक्टर, इसकी जहाज का नाम याद रखना, 6 बार पूछी गई है। हेक्टर नामक है ना जहाज, पानी की जहाज थी, हवाई जहाज नहीं थी। हेक्टर नाम है ना, कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम की जहाज से भारत की यात्रा करता है। इनको रास्ते में ही पुर्तगालियों ने पकड़ करके खूब मारा पीटा। ये अकबर के नाम का चिट्ठी लेकर के आए थे, महारानी विक्टोरिया के नाम से अकबर के लिए चिट्ठी लेकर के आए थे, क्योंकि इनको लगा था कि उस समय अकबर गद्दी पर बैठा है, लेकिन गद्दी पर जहांगीर बैठा हुआ था। किसी तरह से ये अपनी जान बचा करके वहां से भागे, और 28 अगस्त ना 28 अगस्त 1608 को है ना ये सूरत पहुंचे थे, सूरत, गुजरात के। उसके बाद फिर वहीं पर ये पकड़े गए थे, मतलब पुर्तगालियों ने इनको पकड़ा था, सूरत बंदरगाह पर पकड़ के मारा पीटा था। कुछ दिन वहीं पर गिरफ्तार रहे, फिर अपनी जान मान बचा करके किसी तरह अप्रैल में ये पहुंचे आगरा। अप्रैल 1609, 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे। इन्होंने कहा कि हम फैक्ट्री डालने की अनुमति लेना चाहते हैं। इनके हाथ में किंग जेम्स, ब्रिटेन के राजा थे, किंग जेम्स फर्स्ट है ना, इंग्लैंड के राजा, उनके नाम का लेटर था, और कहा कि भाई हमको परमिशन दे दीजिए। ये बहुत बहुभाषी था, ये फारसी बोलता था, अरबी बोलता था, तुर्की बोलता था, उर्दू बोलता था, इंग्लिश तो बोलता ही था। तो इससे काफी 3 घंटे जहांगीर इसके साथ बैठ करके दीवाने खास में वार्ता करता है। ये काफी टैलेंटेड था। तो जहांगीर ने इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुस्लिम भाषा बोल लेता था, इस्लामिक बोल लेता था ये, इस कारण से जहांगीर ने इसको उपाधि दिया इंग्लिश खान, इंग्लिश खान की उपाधि दिया, इंग्लिश खान की उपाधि दिया। जहांगीर से इसने कहा कि सम्राट है ना, आपने मुझे उपाधि दिया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ अपने बारे में बताइए। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ अपने बारे में। उसने कहा ऐसा है, तुम एक प्याले में चाहे जो सी शराब मिला के चले आओ, अलग अलग थोड़ा थोड़ा, मैं एक बार चखूंगा और बता दूंगा कि तुमने इसमें कौन कौन सी शराब मिलाई है। इतना टैलेंट है मेरे अंदर। ये गया, मिला उला के लेकर के आया अलग अलग शराब, जहांगीर ने पिया और बता दिया कि इतना परसेंट तुमने ये डाला है, इतना परसेंट तुमने ये डाला है, इतना परसेंट तुमने ये डाला है।
वह आश्चर्यचकित हो गया। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर को एक उपाधि दिया, शाह ए मैखान। मैखान मतलब, मैखाना होता है शराब, है ना। यस। मैखान मतलब होता है शराबी, मतलब रॉयल ड्रिंकर। शाही बेवड़ा कहना चाहता था, लेकिन बोल देता तो जहांगीर इसका मुंडी उतरवा देता। इसलिए इसने सम्मान से गाली दिया कि तुम शाह है मैखान भाई, आप जैसा तो हमने पीने वाला कभी नहीं देखा। इतना टैलेंटेड पीने वाला, जिसको इतना ज्यादा नॉलेज है। जहांगीर नॉलेज वाला बंदा था अभी। जहांगीर एक बहुत बड़ा चित्रकार बचपन से था, चित्रकारिता में उसे बहुत रुचि थी, और चित्र को पहचानने की उसके अंदर कला थी। पांच छह चित्रकार मिल करके अगर कोई चित्र बनावे, तो वो देख के बता देता था कि हाथ किसने बनाया है, पैर किसने, किस चित्रकार ने बनाया है। ये वाला टैलेंट उसको बचपन से था। बाद में अनारकली वाला हादसा हुआ तो फिर ये शराबी हो गया। तो टैलेंट नहीं गया, बस शिफ्ट हो गया। अब चित्रकारी की जगह ये दारू पहचानने लगा, है ना। जब इसकी अनारकली नहीं रही, तब उसके बाद से क्या ही करे बेचारा, ज्यादा इसकी गलती भी नहीं है, इसके बाप की गलती है जो ये लड़का बिगड़ गया, है ना। ये सब हुआ। इनको भी कहा कि तुम भी रहो यहीं। विलियम हॉकिंस को भी कहा तुम भी यहीं रहो, और हम तुमको जो है खाना पीना देंगे, बढ़िया तुमको पद भी देंगे। विलियम हॉकिंस को पद वद भी मिल गया, है ना। एक दिन क्या हुआ, और उसी समय जहांगीर, क्योंकि इस्लाम के अनुसार शासन करता था, शरीयत ला के अनुसार शासन करता था, तो इसने पढ़ा था कि इस्लाम में शराब पीना हराम है, गलत बात होती है। एक सच्चा मुस्लिम कभी शराब नहीं पीता है, यही नियम है भाई। ठीक है। एक सच्चा मुस्लिम के लिए दो चीज बड़ी, मतलब सबसे कह लो टॉप पर वो काम नहीं कर सकता है। एक सच्चा मुस्लिम, सबसे बड़ा क्या नियम है मुस्लिम के लिए, झूठ नहीं बोल सकता। एक सच्चा मुस्लिम झूठ नहीं बोल सकता है, और शराब नहीं पी सकता है। दो चीज नियम इस्लाम में सबसे कड़े हैं। तो इसने, जहांगीर ने अपने पूरे राज्य में शराब को बैन कर दिया था। अब पेपर में पूछा जाए कि पहली बार शराब बैन हो रही है, अब तक तुमने खिलजी उलजी सब पढ़ डाला, अकबर पढ़ डाला, बाबर पढ़ डाला, हुमायूं पढ़ डाला, दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ डाला, कभी नहीं सुने होगे कि शराब किसी ने बैन किया। भारत में पहली बार शराबबंदी हुई है, और किसने की है सोचो, जहांगीर। कोई गेस ही नहीं कर सकता। पेपर में क्वेश्चन आ जाता कि भारत में प्रथम बार शराब प्रतिबंधित करने वाला सम्राट कौन था, कोई जहांगीर पर टिक नहीं मारता। क्योंकि जितने दिल्ली सल्तनत के सम्राट रहे होंगे, मुगल एम्परर रहे होंगे, सबने अपनी जिंदगी में पूरा मिलाकर जितना शराब पिया होगा, उतना जहांगीर ने अकेले पिया था। तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये शराब बंद करेगा। अरे जहांगीर खुद पीता था, खुद बहुत पीता था। हमको लगता है कि इसको अट नहीं रही होगी, तो इसने सोचा होगा कि बाकी कोई ना पिए, सब मेरे लिए रखो, सब मैं पी जाऊंगा। इसलिए इसने बैन किया था। तो विलियम हॉकिंस जो है, कहीं से ब्लैक में शराब जुगाड़ करके पी लिए, और पी करके दरबार में आए। जहांगीर ने देखा कि लड़खड़ा रही जमीन, इसने कहा तुमने दारू दारू पिया। जब मैंने कहा था कोई शराब नहीं पिएगा, तुमने कैसे दारू पिया। तो इसको कहा भाग जाओ, नहीं तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे, भाग जाओ यहां से। तब विलियम हॉकिंस को भगा दिया। तो ये थे विलियम हॉकिंस। आगे देखते हैं। तीसरा, अंग्रेज भी इन्हीं के समय में आएगा।
हाँ, इनको आर्मेनिया की एक ईसाई महिला थी जिससे शादी का प्रस्ताव मिला था, इसने शादी भी कर लिया था। ये 1611 तक, है ना, ये मुगल दरबार में रहा था। 1609 से 1611 तक ये रहा था। आगे देखते हैं। फिर बाद में लौट जाता है, वापस लौट जाता है। इसके बाद आते हैं अगले अगले अंग्रेज यात्री भारत आते हैं जहांगीर के समय, है ना। 1612 में। हम्म, 1612 में आते हैं कैप्टन थॉमस बेस्ट। कप्तान, याद रखना, ये सब पूछा जाता है भाई। कप्तान थॉमस, सीक्वेंस भी याद रखना, कौन पहले आया फिर कौन आया फिर कौन आया, ऐसे करके भी क्वेश्चन बनाता है। थॉमस बेस्ट आए, क्योंकि इसको परमिशन दे दिया था कि गुजरात में तुम फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो। लेकिन गुजरात में फैक्ट्री स्थापित करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे पुर्तगाली। तो 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट आया, जिसने स्वेली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया। सूरत में है जगह, है ना। स्वेली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया और वहां पर एक छोटी फैक्ट्री स्थापित करने में सफल रहा। ये काम करने का काम किसने किया? कप्तान थॉमस बेस्ट ने। भारत के में सूरत में फैक्ट्री लगाने में सफल रहा। लेकिन अभी पूरे भारत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं मिली हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो पूरे भारत में, यानी जहां तक मुगल शासन है, वहां तक में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगने के लिए सर टॉमस रो भारत आते हैं 1615 में। सर जेम्स प्रथम का फरमान लेके, टॉमस या थॉमस दोनों ही, रो। और ये 1619 तक जहांगीर के दरबार में रहते हैं। एक नंबर का ये चालाक आदमी था, जहांगीर की खूब चापलूसी करता था, जहांगीर चापलूस पसंद आदमी था। तो सर टॉमस रो जहांगीर से, है ना, फरमान लेने में सफल रहा। फरमान लेने में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य में कंपनी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर सकती है ना। ये फरमान लेने में सफल रहा। कौन सफल रहा? सर टॉमस रो। सॉरी सॉरी, फरमान नहीं कहते, दस्तक। दस्तक, है ना, गोल्डन पेपर, जिसके तहत कि आप यहाँ हमारे साम्राज्य में आप फैक्ट्री खोल सकते हो। ये परमिशन सर टॉमस रो को मिली। और जहांगीर ने जो है इनको परमिशन दिया। गलती यही है, जहांगीर की वजह से देश गुलाम हुआ, कह लो। ये भी कह सकते हो आजाद भी हो, क्योंकि अंग्रेज लोग तो डेवलपमेंट किए थे। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते, मतलब इसने मुगल साम्राज्य की जड़ हिलाने का काम जहांगीर ने किया। अगर अंग्रेज लोग नहीं आते भारत, तो आज भी कोई मुगल एम्परर भारत पर शासन कर रहा होता। यही तो होता भाई, है ना। डेमोक्रेसी भारत में थोड़ी ना होती। बहादुर शाह जफर 10वें कोई शासन कर रहे होते अपना, या अकबर पंचम, अकबर खष्टम, ऐसे कोई शासन कर रहा होता भारत में। हम लोग यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे होते, कहीं खाना वाना बना रहे होते, है ना। अकबर के एम्पायर, मुगल सम एम्पायर में अच्छा हुआ आए, है ना। हर चीज का कुछ खराब कुछ अच्छा होता है। तो विलियम हॉकिंस, सॉरी, सर टॉमस रो परमिशन लेने में सफल रहे। फिर अंग्रेज लोग फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिए।
और ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, ये इसके बारे में डिटेल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या क्या किया, वो सब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में। अब ये थी कौन कौन जहांगीर के दरबार में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म। चित्रकार अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमान की उपाधि दिया, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन चित्रकार थे। चिड़िया का चित्र बनाने में इनको बहुत वो था, है ना। बाकी भी चीजें बनाते थे, बर्ड्स बहुत अच्छा बनाते थे। उस्ताद मंसूर भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन प्रमुख चित्रकार था। उस्ताद मंसूर जहांगीर शासन के एक और उत्कृष्ट चित्रकार थे। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के चित्रकार थे? जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा था। अबुल फजल की हत्या खुदे कॉन्स्पिरेसी करके ये करवाया था, इनडायरेक्ट। और बाद में ये जो है राजा वीर सिंह बुंदेला को अबुल फजल की हत्या में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा सुनाता है। गजब का आदमी है जहांगीर, है ना। ये देखो, ताकि वो ना हो, ना हो, न्याय नहीं करता है जहांगीर, है ना। फ्रांसिस्को पेलेस्री, फ्रांसिस्को पेलेस्री वह विदेशी यात्री था जिसने जहांगीर के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था और अपने ग्रंथ द यूपीएससी है, द रिमॉन्स्ट्रेटिव में मुगल साम्राज्य का एक अनूठा विवरण छोड़ा। जहांगीर के शासन के बारे में काफी डिटेल मिलती है। द रिमॉन्स्ट्रेटिव जिसको लिखा था फ्रांसिस्को पेलेसरी ने। इसकी पत्नी नूरजहां थी, खास पत्नी नूरजहां थी, मुख्य रानी, जिसने इत्तेमादुद्दौला जो उनके पिताजी थे के मरने पर संगमरमर का मकबरा बनवाया। ये भारत में संगमरमर का पहला मकबरा है, जिसमें कीमती पत्थर आभूषण भी जड़वाए थे। वो खोद ले गए अंग्रेज, अब नहीं है वो सब चीजें, सोना वोना जो जड़वाया था। और इसको दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है, सेकंड ताजमहल कहा जाता है। इत्तेमादुद्दौला के मकबरा को सेकंड ताज महल कहा जाता है। और मुगल वास्तुकला का आभूषण भी इसे कहा जाता है। इत्तेमादुद्दौला के मकबरा को कहा जाता है, कीमती रत्न उसमें लगे थे, ताजमहल में नहीं। ताजमहल से भी ज्यादा कीमती था, है ना, जब इसमें रत्न लगे हुए थे। अंग्रेज सब खोद ले गए रत्न, अब नहीं बचा, ठीक है। इसे कहते थे जेवल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, मुगल वास्तुकला का आभूषण भी कहा जाता है इसे। मुगल वास्तुकला का आभूषण कहा जाता है। 1594 में, है ना, एक राजकुमार रहते हुए जहांगीर ने एक सेना की कमान संभाली थी, जिसने बुंदेला के वीर देव को हराया था और ओरछा शहर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कश्मीर में कूच बिहार, मेवाड़, किश्तवाड़ पर भी आधिपत्य जमाया। ये कभी पूछा नहीं जाने वाला है, इंपॉर्टेंट नहीं कहने का मतलब। ये देखो सम्राट जहांगीर का फोटो लगा हुआ है, यही है सम्राट जहांगीर। चित्रकारों ने जो सम्राट जहांगीर, इन्हीं के चित्रकारों ने जो सम्राट जहांगीर की फोटो बनाया था, मैंने वही लगाया है। एआई की बनी फोटो नहीं है ये। यानी सम्राट जहांगीर ऐसे ही दिखते रहे होंगे। गहना वहना पहना है भाई। अगली बात, जब ये सिंहासन पर बैठे थे, इनको खुसरू, है ना, मिर्जा ने अकबर के जो खास आदमी थे, सेनापति थे, मान सिंह, उनके समर्थन में विद्रोह किया था। बाद में उनकी आंख वाँख फोड़ दिया था।
सिख गुरु अर्जुन देव थे तब। सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, जहांगीर के समय थे। इन्होंने, इनकी अकबर से दोस्ती थी, बनती थी मतलब। तो इन्होंने जो खुर्रम के साथ इन्होंने किया था उसकी भर्त्सना किया। कहा कि ये बहुत गलत किया जहांगीर ने, अच्छा नहीं किया जहांगीर ने। और इन्होंने कहा कि हम तो उसी खुसरू मिर्जा को समर्थन देते हैं, उसी को बनना चाहिए था, जहांगीर को राजा नहीं बनना चाहिए था, ये राज्य के लिए ठीक नहीं। जहांगीर ने जब ये बात सुनी तो अर्जुन देव के ऊपर कहा कि तुमने हमको गाली दिया है ना, तुमने हमको भर्त्सना किया है। कहा जहांगीर अयोग्य राजा है, ये गाली से कम नहीं समझा जाएगा। तुम हमको अर्जुन देव क्या दोगे, पेनाल्टी भरो, पैसा दो। अर्जुन देव साहब ने कहा हम नहीं देंगे कुछ भी, हमको जो कहना था कह दिए। उन्होंने कहा क्षमा मांग लो हमसे। कहा नहीं मांगेंगे क्षमा, तुम हो दुष्ट जो अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है, अपने बाप के साथ ऐसा कर सकता है, तुम नालायक हो। तो इन्होंने कहा इनको, इनके ऊपर आक्रमण करो। अर्जुन देव को पकड़ के लेके आता है, बहुत पीड़ित करता है और मार डालता है। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को पीड़ित करके मार डाला। हालांकि इसमें कोई धार्मिक कारण नहीं था। धार्मिक, अलग अलग धर्म के लोगों के साथ जहांगीर न्यूट्रल था, सहिष्णु था। ऐसा नहीं था कि सिखों को मारता था, हिंदुओं को मारता था, किसी को मारता पीटता नहीं था, अपना दारू पिए मगन रहता था। बस जहांगीर को उल्टा सीधा कोई ना बोले, बस उससे पंगा ना लो तो ये तुमको कुछ नहीं कहेगा, जो काम करना है करो अपना शांति से। जहांगीर को पंगा मत लो, उसको कुछ उल्टा सीधा मत कहो बस। या जहांगीर ने कोई काम किया है तो तुम उसको, अगर तुम सराह नहीं सकते तो चुप रहो, नहीं तो पक्का पीटे जाओगे, उसमें कोई डर। क्योंकि नशे में रहता था, नशे में रहता था तो खुश हो जाएगा, सरफी बांट देगा, और कुछ उल्टा बोल दोगे वहीं उसका दिमाग ठनक जाएगा, मरवा देगा भाई, है ना, राजा है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो है नहीं, अदालत भी खुद है, सबसे ऊपर की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद ही है। तुम जाओगे कहाँ, किसके पास न्याय मांगने, है ना। क्योंकि जहांगीर तो सबसे ज्यादा न्यायप्रिय अपने आप को ही कहता है, मैं न्याय का ही सबसे बड़ा दूत मैं ही हूं। आगे आते हैं नीचे। जो भी प्रशासनिक नीतियां थी अकबर की, उसी को इसने कंटिन्यू रखा। क्योंकि इसके पास समय तो था नहीं कि कुछ अपने से खोजे मनावे, तो जो चल रहा था उसको वैसे ही चलने दिया। इसने भी राजपूत राजाओं से की पत्नी लड़कियों से शादी किया। पूर्व में अफगान प्रमुखों ने हिंदू राजाओं द्वारा समर्थित उस्मान खान के नेतृत्व में मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया। उस्मान खान ने विद्रोह किया उधर बंगाल बिहार की साइड में। 1608 में जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती के पति, क्या है, शेख सलीम चिश्ती के पोते, है ना, इस्लाम खान को अफगानों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने के लिए भेजा। इस्लाम खान ने ढाका में अपना मुख्यालय तय किया, सोनार गांव पर कब्जा करने की कोशिश की, जो मूसा खान और उनके संगियों के नियंत्रण में था, जिन्हें बारह भुइयां कहा जाता था, बारह भुइयां कहा जाता था। इस तरह से विद्रोह को दबाया। 3 साल के कठिन अभियान के बाद फाइनली इस्लाम खान, जो शेख सलीम चिश्ती के पोते थे, उनको सेनापति बनाया था जहांगीर ने, इस्लाम खान कब्जा करने में सफल रहे। इस तरह से उस्मान खान और 12 भुइयां के विद्रोह का दमन किया। फिर उसके बाद वो दक्कन की ओर कूच करता है जहांगीर, जहां मलिक अंबर ने खुद विद्रोह कर दिया था। मलिक अंबर ने साउथ में विद्रोह कर दिया था, दक्कन में खुद को अहमदनगर का शासक घोषित कर दिया था, इंडिपेंडेंट रूलर। उसको पराजित किया, विद्रोह को दबाया गया। 1616 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। कहा,
जिसने अंबर को करारी हार का सामना करना पड़ा, यानी मलिक अंबर को फाइनली अब्दुल रहीम हराते हैं। इसके अलावा जहांगीर ने राजकुमार खुर्रम के नेतृत्व में एक बड़ी सेना, जो आगे शाहजहां बनेंगे, एक बड़ी सेना भेजी, जिसने अंबर को मुगल सम्राट के अधीन होने के लिए मजबूर कर दिया। फाइनली मलिक अंबर हार जाता है। 1622 में जब ताज के खिलाफ राजकुमार खुर्रम के विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य उथल पुथल में था, तो अंबर ने अपने कई पुरानी क्षेत्रों को वापस पा लिया। यानी बाद में जब इनकी हालत खराब हो गई थी जहांगीर की, विद्रोह विद्रोह कुल चल रहे थे, खुर्रम भी विद्रोह कर बैठा था, तो उस समय ये अपने आप को फिर से इंडिपेंडेंट कर ले जाते हैं। बाद में 1626 ईस्वी में अंबर की मृत्यु हो जाती और दक्कन पुनः जहांगीर के कंट्रोल में आ जाता है। जहांगीर ने मेवाड़ के साथ चल रहे लंबे समय के विवाद को निपटा दिया। राणा प्रताप के बाद 1597 ईस्वी में उनका बेटा अमर सिंह गद्दी पर बैठा था, जो मुगलों का विरोध करने में अपने पिता की तरह लचीला था। अपने राज्यारोहण के बाद जहांगीर ने राणा के खिलाफ कई अभियान शुरू किए, लेकिन वो सब बेकार रहे, कोई फायदा नहीं रहा था उसका। 1613 ईस्वी में वह स्वयं अभियान का निर्देशन करने के लिए अजमेर पहुंचा और राणा को शांति के लिए कहा कि शांति, हमसे संधि कर दो। अमर सिंह ने कोई संधि नहीं किया था। अमर सिंह के बाद अमर सिंह के बेटे राजकुमार कर्ण सिंह का जहांगीर ने शालीनता से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम आजाद रहना, है ना, लेकिन हमारी मनसबदारी स्वीकार करो, हम लोग मिल के काम करेंगे। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा है, हमारा झगड़ा बहुत पुराना है, हमारा झगड़ा बाबर के समय से चल रहा है, राणा सांगा से के समय से, अकबर का राणा प्रताप से। अब भाई, अब ये पीढ़ी कम से कम हम लोग शांति मेंटेन कर लेते हैं। तब वो राजा जो है राजकुमार कर्ण सिंह जो थे, उन्होंने कहा, उनको मनसबदारी भी दिया था, उन्हें 5000 मनसब का मनसबदारी भी दिया था, है ना। इस तरह से शांति समझौता कर लिया, बात खत्म हो जाती है यहीं से। मतलब इनका मराठों के साथ जो झगड़ा था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, राणा राजपूतों के साथ जो झगड़ा था वो समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता मामला, इसके बाद झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। उधर अकबर ने 1595 ईस्वी में कांधार पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन 1620 में फारस के सफाविद शासक शाह अब्बास ने उस पर कब्जा कर लिया था। जहांगीर ने कांधार किले की रक्षा के लिए राजकुमार खुर्रम यानी शाहजहां जो बनेंगे बाद में, उनको भेजने का फैसला किया, लेकिन उसने मार्च करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम खुद विद्रोह कर बैठे तुम्हारे खिलाफ, पापा हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। खुर्रम को संदेह था कि नूरजहां की एक चाल है उसको मरवा डालने का, इसलिए वो वहां गया ही नहीं, और सच बात है कि उसकी चाल थी। उसका दामाद शहरयार, जो कि नूरजहां का बेटा था, है ना, नूरजहां का बेटा के पक्ष में था, जो जहांगीर का छोटा बेटा था। वो शहरयार को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, शाहजहां खुद गद्दी पर बैठना चाहते थे, तो उसने कहा वो हमको वहां भेज रही है ताकि हम वहां मारे जाएं, ये सब नूरजहां आंटी की चाल है, हम नहीं जाएंगे, मना कर दिया था। इसलिए जो उधर वाला पार्ट था वो इंडिपेंडेंट हो गया, जहांगीर के शासन से छूट गया था। तो अब देखते हैं जहांगीर भाई लवर था, इसको रॉयल लवर भी कहते हैं, शाही प्रेमी भी कहते हैं, क्योंकि जहांगीर एक प्रेमी आदमी था, लवेरिया से पीड़ित रहता था। ये इसकी 27 पत्नियां थी जहांगीर की, और लेकिन ये सबसे बराबर प्यार करता था, सब खास थी इसकी, लेकिन जो सबसे खासम खास थी वो थी नूरजहां, और उससे भी जो खासम खास थी वो थी अनारकली, जिससे मिलने वहां जाता था। अपने मरने के बाद इसने पहले से ही अपनी मकबरा बनवा रखा था कि हमको वहीं दफन कर देना, मेरी अनारकली के बगल।
अनारकली का मकबरा वहीं वहीं बगल में इसका भी। कहाँ? रावी नदी के तट पर, लाहौर में। लाहौर में। हाँ, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि किसका मकबरा लाहौर में, किस मुगल एम्परर का मकबरा लाहौर में है? तो जहांगीर का। अब इनकी पत्नियों का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो होंगी वही देखें। राजकुमारी मानबाई, ये भगवान दास की बेटी थी। खुसरो और सुल्तान अल निसा की माँ थी। खुसरो मिर्जा की मम्मी यही थी, है ना। फरवरी 1551 में उन्हें शाह बेगम की उपाधि दी गया था। खुसरो मिर्जा जब अंधे कर दिए गए थे तो इन्होंने जहर पी करके आत्महत्या कर लिया था। राजकुमारी जोधाबाई बाद में जहांगीर के साथ जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद इन्होंने जगत गोसाई नाम रखा था। अब यहां से पता चलता है कि इन्होंने, ये पेपर में पूछी भी जा सकती हैं, यूपीएससी पूछेगा क्वेश्चन यहां से, क्योंकि गहरा क्वेश्चन है। पूछेगा कि जहांगीर की किस पत्नी ने जैन धर्म ग्रहण किया था, यानी कि जहांगीर ने रोक टोक नहीं लगाया हुआ था। इनका नाम जोधाबाई था। अकबर की पत्नी को जो लोग जोधाबाई कहते हैं गलत बोलते हैं। कहीं पर जोधा नाम नहीं लिखा मिलेगा आपको, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में जोधाबाई अकबर की पत्नी नाम नहीं है। ये जो पिक्चर बनाने वाले हैं बहुत गलत हैं। इनको कुछ इतिहास नहीं पता होता है। ये गलत जोधाबाई अकबर की पत्नी का नाम बता दिए, वही आप लोग जानते हो। लिखा पढ़ी में कहीं पर भी अकबर की किसी पत्नी का नाम जोधाबाई नहीं है। मरियम उज जमानी था नाम, जोधा नहीं था। लेकिन आप लोग को वही समझ में आता है, इसलिए मैं बोलता हूं, है ना। जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी, जहांगीर की पत्नी थी, जिन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ले लिया था और उनका नाम बदल लिया था, जगत गोसाई कर लिया था। इंपॉर्टेंट है। ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थी और इन्हीं से पैदा हुए थे शाहजहां, खुर्रम। इनकी अगली पत्नी है साहिब जमाल बीबी। ये जहांगीर के सबसे फेवरेट लड़के परवेज की मम्मी थी, है ना। ये एक आम आदमी की बेटी थी, इसलिए अकबर इस शादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन जहांगीर ने प्रेम विवाह किया था। नूरुन्निसा बेगम, गुलरुख बेगम के नाम से भी ये जानी जाती थी, है ना। इब्राहिम हुसैन मिर्जा की बेटी, कामरान मिर्जा की बेटी, यानी कि फैमिली में ही इन्होंने शादी किया हुआ था। हुमायूं के छोटे भाई थे कामरान, कामरान अस्करी हिंदल उनके भाई थे, तो कामरान की बिटिया थी गुरलुख बेगम, उनसे शादी किया था। और मार्च 1593 में मुजफ्फर हुसैन की बहन के साथ शादी किया था। पेपर नहीं पूछी, ये नहीं पूछी जाएगी, ये भी नहीं पूछी जाने वाली। अगला, ये भी नहीं पूछी जाने वाली, इनका कोई इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट। मेहरुन निसा, जिनको नूर जहां के नाम से जाना जाता है, शेर अफगान की विधवा थी, उनसे शादी किया था इसने। नूरजहां की सबसे चहेती रानी। और बाद में जब ये तो शराब ही पिए रहता था, पूरा प्रशासन नूरजहां देखती थी, प्रशासन भी नूरजहां देखती थी, और ये अपना दारू पिए रहता था। इनका पूरा असली नाम था मेहरुन्निसा। इत्तेमादुद्दौला की पुत्री थी। इत्तेमादुद्दौला के मरने के बाद इन्होंने इत्तेमादुद्दौला का मकबरा भी बनाया, जिसे जेल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहते हैं। संगमरमर का प्रयोग हुआ। नूरजहां मिर्जा घियास बेग की सहायक थी।
जिसे इतिमादुद्दौला के नाम से भी जाना जाता था। वे अकबर के दरबार में एक रईस थे। 1611 में उनकी शादी जहांगीर से हुई और तब से राज्य के मामलों में प्रशासन में उनका प्रभाव था। उसके भाई को खान ए समान नियुक्त किया गया था, जो रईसों के लिए एक आरक्षित पद था जिस पर सम्राट को पूरा विश्वास था। अपने पिता, अपने भाई और राजकुमार खुर्रम के साथ उन्होंने एक बंद समूह या जुंटा का गठन किया था, एक ग्रुप, जो प्रशासनिक मामलों में जहांगीर के फैसलों में हेर फेर करता था। यानी जहांगीर दारू पी करके कुछ भी बोल देता था, तो ये जो जुंटा होता था, ये उस पर, ये जुंटा जो था उसमें खुर्रम थे और नूरजहां थी, नूरजहां का भाई था, ये लोग थे। तो ये लोग, वो नशे में कुछ बोल जाए तो ये लोग उसको पहले देखते थे, फिर कहते थे कि नहीं, ये तो नशे में बोले हैं, ये नहीं लागू होगा, हाँ ये चीज लागू होगी। तो जहांगीर के बोलने के बाद जब जुंटा उसको आगे फाइनल करता था, तब वो चीज आगे लॉ बनता था। और उसका कारण भी ठीक ही था, क्योंकि जहांगीर रोज कुछ ना कुछ बोल देता था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर दूसरे दिन नशे से जब उतरता था तो कहता था, उसको लोग समझा कि आप सम्राट, आप क्या बोल रहे हैं, पता है आपको? फिर क्या बोल रहे हैं? फिर महाराज आपने ये कहा था। तो हो लागू तो नहीं किए कल हम नशे में बोल गए थे कि नहीं, लागू नहीं हुआ क्योंकि जुंटा ने उसको रोक दिया है। फिर बहुत अच्छा किया है हाल था, है ना। आगे देखते हैं। धर्म इसका इस्लाम था और इस्लाम के अकॉर्डिंग ही ये शासन करता था, कट्टर इस्लामी था, लेकिन दूसरों के लिए ये सेकुलर था, दूसरों को मारता पीटता नहीं था। जिसको जो धर्म मिले ज्वाइन कर सकते थे। धर्म परिवर्तन पर बिल्कुल जोर नहीं देता था, जिसका जो मन है धर्म ज्वाइन कर लो। इसकी बीवी खुद ही जैन धर्म ज्वाइन कर लेती है तो कहता ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ जैन बन जाते हैं। ये भी इसने कहा था। जब वो कन्वर्ट हो रही थी तो ये भी वहीं बैठा था, जो जो वो बोलता था वो भी यही करता था। ये था कि अपनी बीवी का फीलिंग को ध्यान में रखने के लिए ये सब नौटंकी जहांगीर ने किया था। इसने जजिया कर लगाने को जो अकबर ने हटाया था, कि की कोशिश नहीं किया था। हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया था, सिखों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया था। सिख गुरु को मारा था, उसका कारण धार्मिक नहीं था, उसका कारण यह था कि उन्होंने इसको समर्थन नहीं दिया था, इसके विद्रोही को समर्थन दिया था और कुछ उल्टा बोल दिया था कि ये नाकाबिल है, शराब पीता है। हालांकि जो उन्होंने बोला था सही है बोला था, लेकिन सही बात किसको बर्दाश्त होती है भाई, है ना। तो इसलिए आगे देखते हैं। जहांगीर सेकुलर शासक था। इसने अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि जैसे विभिन्न हिंदू त्योहारों को भी मनाना जारी रखा और स्वयं भी उसमें शामिल होकर के मनाता था। होली में खुद भी रंग लगाता था, अपनी पत्नियों को भी होली खिलवाता था, सबके ऊपर गुलाल गुलाल फेंकता था। ये वही बात है कि, है ना, मैं बता चुका हूं। ये बता चुका हूं मैं कौन कौन अंग्रेज लोग आए हैं। मैंने इस स्लाइड पे जो लिखा था यहाँ पर वही बात है, हाकिम, थॉमस रो, ये सब आए थे। हाँ, अगली बात, इसने, ये अपने आप को न्याय की मूर्ति कहता था। कहता था कि मैं एक न्यायप्रिय व्यक्ति हूं। और उसके लिए इसने बेल ऑफ जस्टिस, एक सोने चांदी की जंजीर में बंधा हुआ सोने का घंटा अब जो है गेट पे लटकवा रखा था। किसी को न्याय नहीं मिल रहा हो, एक तरह से टोल फ्री नंबर है, जिसकी आवाज जहांगीर के कमरे तक सुनाई देती थी। अगर किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा हो, दिक्कत में हो, तो आकर के वो घंटा बजाए तो एक दूत आएगा, उसको जहांगीर के पास डायरेक्ट लेके जाएगा। और फिर जहांगीर पूछता था बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। तो अगर किसी अधिकारी ने, मंत्री ने उसको परेशान कर रखा है, तो जहांगीर उस मंत्री को, अधिकारी को भी कोड़े से पिटवाता था, जिसे कहते थे बेल ऑफ जस्टिस, है ना। ये है यहाँ, पहले इसको बता देता हूं तब आगे बताता हूँ।
जय बेल ऑफ जस्टिस बता देता हूँ। न्याय की घंटी, है ना, न्याय की घंटी, इसको कहते थे जंजीर ए अदल। न्याय घंटी सोने की घंटा था बड़ा सा, वही बजाया जाता था। ये टोल फ्री नंबर था डायरेक्ट सम्राट तक अपनी बात पहुंचाने का, उसको समझ लो, है ना। इसे अपने आप को इंसाफ का सिपाही कहता था, है ना। कि मैं इंसाफ का सिपाही सिपाही हूं। जंजीर का क्या नाम था? जंजीर ए अदल था। दीवाने आम के गेट पर ये टांगी गई थी, जहां पर कि जहांगीर झरोखा दर्शन करता था अपने पिता की तरह। ऐसा ही। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के लिए इसने 12 महा आदेश पारित किए, जिसको कहते हैं 12 डिग्री ऑफ जहांगीर। ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 डिग्री ऑफ जहांगीर, ये जिसे कहते हैं दस्तूर ए अमल, इसे कहा जाता था 12 नियम जहांगीर के, दस्तूर ए अमल। इसमें क्या क्या था? तगमा और मीरवाही टोल टैक्स और सूबेदारों द्वारा लोगों पर उनके खर्चों के लिए लगाए गए करों को समाप्त कर दिया था, क्योंकि वो इस्लामिक टैक्स नहीं थे। सड़क के किनारे मस्जिदों, सरायों और कुओं के निर्माण का आदेश दिया कि मृतकों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दी जाए, है ना। और अगर कोई ना हो तो उसकी उस आय को जन कल्याण में खर्चा किया जाए। देखो कितना बढ़िया बढ़िया चीज बता रहा हूं। शराब, मदिरा, सुल्फा, सभी प्रकार के है ना नशीले पदार्थों पर रोक लगाया है जहांगीर ने, खुद लेकिन पीता था। उसने अपराधियों के अंगों को विकृत करने की अनुमति नहीं दी। पहले नाक कान गला काटा जाता था, इसने कहा यह सब नहीं होगा। उसने आदेश दिया कि जमींदार किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं किया जाएगा। उसने सरकारी अस्पताल चलाए जिनमें निःशुल्क चिकित्सा की जाती थी। सप्ताह में 2 दिन, गुरुवार यानी गुरुवार जिस दिन अकबर पैदा हुआ था, और दूसरा दिन जिस रविवार जिस दिन वो गद्दी पर बैठा था, है ना, उस दिन पर कोई मीट नहीं खाएगा, नॉनवेज नहीं खाएगा। चिकवा मंडी बंद रखी जाती थी, है ना। अकबर ने रविवार को सम्मान के साथ मनाया क्योंकि वह सूर्य का दिन था, इसलिए जहांगीर ने भी रविवार को छुट्टी देता था सबको। उसने अकबर के शासनकाल के दौरान नियुक्त सभी मनसबदारों को उनके पदों पर बहाल किया और उन्हें योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया। अकबर जिस दिन पैदा हुए थे उस बर्थ डेट पर ये बंदियों को छोड़ देता था। अच्छा नेचर के जो बंदी होते थे उनको छोड़ देता था। ये सिस्टम आज भी है। धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए जागीरों को एमा और मदमगर के नाम से जाना जाता था। मतलब धर्म के नाम पर डोनेशन जो करता था ये भी दिया जाता था। क्या कहलाता था? एमा और मदमगर जागीरें दी जाती थी मस्जिद वस्जिद बनवाने के लिए। लंबी अवधि के लिए सेवा कर रहे सभी दोषियों को जेलों से रिहा कर दिया जाता था। किस दिन? अकबर के जन्मदिन के दिन। मरने के बाद मतलब अकबर को सम्मान दे रहा था। 1615 में जहांगीर ने मेवाड़ के साथ शांति समझौता कर लिया था, है ना, राणा अमर सिंह के साथ, और इनके बेटे को, है ना, करण सिंह को 5000 मनसब का मनसबदार भी नियुक्त कर दिया था। तो लंबी समय से चल रही झगड़े को जहांगीर ने खत्म कर दिया और उनके परिवार में, है ना, शादी भी किया। 1619 में साउथ इंडिया में इसने जीत हासिल की, कांगड़ा। 1621 में कंधार इसके हाथ से चला गया, खुर्रम को भेज रहा था, वो गया ही नहीं। 1622 में खुर्रम ने खुद विद्रोह कर दिया था, कहा था कि हम नूरजहां की बातों को नहीं सुनेंगे, हम ये तो हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। सेम टाइम पर खुर्रम के साथ महाबत खान जो सेनापति था उसने भी विद्रोह कर दिया था, है ना। महाबत खान का विद्रोह, जो कि एक सेनापति था,
वो खुर्रम के विद्रोह को दबा दिया। हालांकि नूरजहां द्वारा उन्हें एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी माना जाता था जो अपना रास्ता बनाना चाहता था। महाबत खान ने उसके इलाज से अपमानित महसूस किया, मतलब उसकी तरीके से नूरजहां के, उन्होंने विद्रोह कर दिया, लेकिन उन्हें माफी मांगने पड़ी बाद में। सम्राट जहांगीर ने उनकी पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे माफ कर दिया। फिलहाल माफ भी करता था यानी जहांगीर। तो इस तरह से हमने देखा जहांगीर भले पीता रहा हो लेकिन एक अच्छा आदमी था और अच्छा शासक था, न्यायप्रिय शासक था। इसने काफी दान पुण्य भी किए और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी किया था, है ना। इसकी 12 डिग्री से आप देख सकते हो। जहांगीर के समय जनता खुश थी और विद्रोह नहीं करती थी। जहांगीर को एक अच्छा राजा मानती थी, न्यायप्रिय राजा मानती थी। जनता की निगाह में जहांगीर एक अच्छा राजा था। सभी जाति धर्म के लोग जहांगीर का सम्मान करते थे। अब बात करते हैं जहांगीर, जैसे अकबर लोग आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे और भी बहुत चीजों के लिए अकबर जाना जाता था। कला संगीत को आगे बढ़ाने के लिए अकबर जाना जाता था। ये ज्यादा भवन ववन नहीं बनवाया था। जहांगीर चित्रकला के विकास के लिए जाना जाता है। इसके शासन काल में मुगल चित्रकला काफी आगे बढ़ गई। जहांगीर ने अपना खुद का फोटो ये खुद बनाया था। ये देख लो, ये जहांगीर की बनाई हुई फोटो की ही फोटो है, ओरिजिनल, जो मैं यहाँ लगाया हूं। ये फोटो देख लो, ये जहांगीर की ही बनाई फोटो है, खुद बनाया था उसने। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग को जीवन देने का कार्य इसी ने किया था। इसकी चित्रकला सेकुलर थी, पशु पक्षी नेचर वाले चित्र ज्यादा बनाए जाते थे, ज्यादातर बर्ड्स के चित्र बनाए जाते थे। तो मुगल स्कूल पेंटिंग को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अकबर के समय भी चित्रकारी थी। दो चित्रकलाएं अकबर के समय फेमस हुई थी, जिसका नाम है, एक का नाम है तूती नामा। मुगल चित्रकला का पहला एग्जाम्पल है तूती नामा, वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर के समय बनाया गया था ये, जिसमें है एक तोते की कहानी। इसमें 250 छोटे छोटे चित्र में 52 कहानियां हैं जो तोता अपनी तोती को सुनाता है ना। तोता मैना की कहानी। दूसरा है सुख सप्तती। सुख सप्तती, यह तोते की 70 कहानियां हैं। तोता लगातार 52 रातों में अपनी तोती को 52 कहानियां सुनाता है। उसी को चित्र के रूप में दर्शाया गया है। इसको बनाने वाले, पेंटिंग करने वाले कौन हैं? मीर सैयद अली। याद रखना, मीर सैयद अली और अब्दुल समद खान, ये अकबर के समय के चित्रकार थे। 5 साल में इसे पूरा किया गया। इसमें जो टेक्स्ट लिखा था उसे नक्साबी द्वारा लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सुख सप्तती संस्कृत में लिखा गया था। तूतीनामा उसी की चित्रकारिता का रूप है। ठीक है, तूतीनामा उसी सुख सप्तती संस्कृत ग्रंथ में जो कहानियां वर्णित हैं, जिसमें 70 कहानियां हैं, तूतीनामा में 52 कहानियां उसमें से उठा करके चित्र के द्वारा दिखाई गई हैं। हमजा नामा, हमजा नामा, इसको, ये भी अकबर के समय की चित्रकारी है, जिसमें कपड़े पर चित्र शामिल, चित्र बनाया गया है। 1400 पत्ते हैं इसमें। 27 × 20 इंच के कपड़े में बनाया गया है ना। यह पेंटिंग फारसी हमजा नामा या दास्तान ए अमीर हमजा पर आधारित है। अमीर हमजा पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे। ठीक है, उनके ऊपर एक कहानी जो थी हमजा नामा, दास्तान ए अमीर हमजा, उसी कहानी को चित्र के रूप में दिखाया गया है। जैसे समझ लो कॉमिक्स होती है उस तरह के। जहांगीर के अधीन मुगल स्कूल। जहांगीर के तहत मुगल स्कूल बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया। खुद भी चित्रकार था।
वह पक्षियों, जानवरों, फूलों के चित्रण में आनंद लेता था। जहांगीर के समय, है ना, की जो चित्रकारियां थी वह आयर ए दानिश और अनवर ए सुनावली। जैसे अकबर के समय की थी तूतीनामा, हमजानामा, इसी तरह से जो चित्र का एग्जाम्पल है कॉमिक्स टाइप की, आयरे दानिश और अनवर ए सुनावली, बहुत इंपॉर्टेंट। जहांगीर के समय के दौरान बनाए गए अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्य चित्र, पक्षियों, जानवर, फूल इत्यादि होते थे। फेमस चित्रकार आका रिजा खान, अब्दुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत थे। ये प्रमुख चित्रकार थे। मुख्य चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, जहांगीर के दरबार के। ये लीची पौधे और जानवर का चित्र करने में उस्ताद थे। इन्होंने साइबेरियाई क्रेन, साइबेरियाई सारस का और बंगाल फ्लोरिकन, जो भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी हैं, उनका चित्र बनाया था। विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी का चित्र भी उस्ताद मंसूर ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। बिशन दास से पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। जहांगीर के चित्रकार थे बिशन दास। सम्राट द्वारा चित्रांकन की कला में बेजोड़ के रूप में प्रशंसा की गई। चित्रकारों में चित्रकार बिशन दास। 1613 में बिशन दास को फारस के, ईरान के खलीफा के दरबार में चित्रकारी करने के लिए राजमहल में भेजा गया था, और ये सारा खुफिया जानकारी जहांगीर को लौट करके आके देते हैं। एक तरह से जासूस के तौर पर भेजा गया था। बदले में फारस के शाह ने 7 साल बाद इन्हें जब वापस भेजा तो हाथी गिफ्ट में दिया और खूब सारा सोना चांदी भी बिशन दास को दिया। तो पूछा जाता किसको भेजा था? बिशन दास को भेजा था। ठीक है, तो ये था। अब लास्ट में पहुंचते हैं जहांगीर की मृत्यु। बहुत शराब अफीम खाने से इसकी तबीयत खराब रहता था। शासन प्रशासन में इसका मन नहीं लग रहा था। लास्ट टाइम नूरजहां ही सब संभाल रही थी। शासन नूरजहां के हाथ में आ गया था। नूरजहां अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, शाहरयार को। इसलिए 1622 में ही इनके अगेंस्ट हो गया था शाहजहां, है ना, और विद्रोह करने लगा था। फिर अपने ससुर जी की मदद से वो नूरजहां को रिप्लेस करके खुद गद्दी पर बैठने में सफल रहा था। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर के भीमबर के पास घाटी की यात्रा से लाहौर लौटते समय हुई थी। क्योंकि इसकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे लाहौर ही दफनाया जाए, तो इस कारण से इसको लाहौर में दफनाया गया। इसका मकबरा वहीं बना है। शाहजहां ने काम करवाया था। ठीक है, अनारकली के मकबरे के बगल। और उसके बाद शाहजहां गद्दी पर विद्रोह दबा करके बैठ जाते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस तरह से हमने जहांगीर लेक्चर पूरी तरह से खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा शाहजहां पर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। रिवीजन करके आना सभी लोग भाई। धीरे धीरे हम लोग औरंगजेब के पास पहुंचने वाले हैं, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।